360 में। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सियासत में पहली बार बीजेपी की कामयाबी, मगर जम्मू में इंतखाबी कारकर्दगी तवक्को से कम। वादी के पहले ज़िले इंतखाबात से क्या तस्वीर उभरी? उसके घर में या उसके कॉन्टैक्ट्स में किसी का पॉजिटिव होना या उससे किसी कॉन्टैक्ट का पॉजिटिव होना, तो ये कंफर्म करता है कि ये रीइंफेक्शन है। पाकिस्तान में कोविड-19 से शफायाब होने वालों में दोबारा इन्फेक्शन के केसेस, मामला क्या है? और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता सरमद खूसट से फन तख्लीक और सेंसरशिप की कशमकश पर गुफ्तगू। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 1.5 साल के सियासी जमूद के बाद अचानक इंतखाबात होते हैं और बीजेपी सबसे बड़ी वाहिद जमात बनकर उभरती है और पहली बार कश्मीर की सियासत में अपनी जगह भी बना लेती है। आज सबसे पहले इसी का जायजा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर की आइनी हैसियत में नई दिल्ली की जानिब से तब्दीली के बाद वादी में सियासी सरगर्मियाँ रुक चुकी थीं। कई सियासी रहनुमा अब भी नज़रबंद हैं, मगर हुकूमत ने अचानक ज़िले तरक्याती काउंसिलों के इंतखाबात का ऐलान किया और नवंबर से दिसंबर के दरमियान 8 मराहिल में ये इंतखाबात मुनक्किद कराए गए। मजमूई तौर पर अक्सरियत 7 जमातों पर मुश्तमिल गुपकार अलायंस को मिली, लेकिन तज्ज़ियाकारों की नज़र में मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में पहली मरतबा बीजेपी की जीत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकारों की नज़र में हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाके में बीजेपी की कारकर्दगी खुद पार्टी के लिए इशारा है कि उसकी सियासत से अवाम मुतमईन नहीं। श्रीनगर से आज जुबैर डार की रिपोर्ट। नौजवान उम्मीदवार एजाज हुसैन कश्मीर में बीजेपी की टिकट पर मुंतखब होने वाले 3 मुसलमानों में से एक हैं। ये पहला मौका है कि बीजेपी कश्मीर में निशस्तें जीत पाई। इंतखाबात में कुल 75 सीटों के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में वाहिद बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी है। एजाज कहते हैं कि नताइज से मोदी हुकूमत के मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई है। ये जो जीत थी ये कोई साधारण जीत नहीं थी। आप देखिए ना, पीएचडी जो अलायंस बना था वो 7 पार्टियों का अलायंस बना था और उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। पीपल हैव एक्सेप्टेड द चेंज, दे वांट विद इंडिया एंड दे आर हैप्पी विद, दे जस्ट वांट वन थिंग, दे नीड डेवलपमेंट ओवर हियर। जम्मू कश्मीर के 20 अजला की तरक्याती काउंसिलों की 280 निशस्तों पर नवंबर और दिसंबर के दौरान इंतखाबात हुए। सबसे ज्यादा निशस्तें पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने हासिल की। ये 7 ऐसी जमातों का इतिहाद है जो कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत की बहाली चाहती है। इतिहाद ने नताइज को मोदी हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करार दिया है। Democracy is not only about fighting elections. Democracy is a bigger thing, it's a larger thing about your own rights, your own aspirations, your fundamental rights, जो यहाँ खत्म किए गए हैं। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहाँ हैं? अगर आप मामूली प्रोटेस्ट करते हो तो आपको जेल में ले जाते हैं। जहां मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में बीजेपी को 3 निशस्तें मिलना अहम माना जा रहा है, वहीं हिंदू अक्सरियती इलाके जम्मू में 140 में से 72 सीटों पर इसकी जीत को तवक्का से कम करार दिया जा रहा है। और ये पहली बार है कि वो ऐसी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सकी। जो पिछले साल से जिस किस्म की पॉलिसीज अब आहिस्ता आहिस्ता नजर में आ रही हैं, जम्मू के लोग भी खुश नहीं हैं उस किस्म की पॉलिटिक्स से। बट जो पहले से अगर देखा जाए तो उनका वोट बैंक काफी कम हुआ है। उनको एक सेटबैक, बीजेपी को एज अ पार्टी एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सेटबैक मिला है। वादी में बीजेपी मुखालिफ कई रहनुमाओं ने इंतखाबात का या तो बाइकआउट किया या नजरबंदी के बायस हिस्सा नहीं ले सके। पिछले चंद रोज के दौरान भारत के कौमी दायरे में शामिल जमातों के साथ साथ इस्तिसाबिया राय का मुतालबा करने वाली तंजीमों के दर्जनों अराकीन को हिरासत में लिया गया। तज्जियाकार गौहर गिलानी कहते हैं कि इंतखाबी कामयाबी के बावजूद गुपकार अलायंस के लिए कोई बड़ी तब्दीली लाना शायद मुमकिन ना हो। जो अब ये अलायंस बना है, अगर ये उस चीज़ पे कायम रहेंगे जो उन्होंने लोगों से, जो लोग वोटिंग में बिलीव करते हैं, उनको जो वादे किए हैं, अगर वो उस बात पे कायम रहते हैं तो वो एक जमहूरी तरीके से अपनी बात रखने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इससे कतन ये मतलब नहीं है कि डीडीसी में कामयाबी हासिल करके वो कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं। 1.5 साल के तातुल के बाद कश्मीर में सियासी बर्फ तो पिघली है, मगर अब वोटर्स ये जानने के लिए मुंतज़िर हैं कि इनके मुंतखब करदा नुमाइंदे इनके लिए क्या कर पाते हैं। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सियासी और समाजी सूरत हाल के बारे में तफसीली रिपोर्टिंग के लिए आई है हमारी वेबसाइट
urduvoa.com पर। कश्मीर में ग्राउंड पे हमारी तजर्बा कार टीम मौजूद है जो मामलात के अहम पहलुओं और मुख्तलिफ ज़ावियों को सामने लाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां कोविड-19 से अमवात की मजमूई तादाद 10,000 से बढ़ चुकी है। वबा की दूसरी लहर के साथ री इन्फेक्शन यानी कोरोना से शिफायाब होने वाले अफराद के इस वायरस का दोबारा शिकार होने के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ लैब से कराए गए टेस्ट के मुख्तलिफ नताइज भी इबहाम को बढ़ा रहे हैं। नजरुल इस्लाम ने यह जानने की कोशिश की है कि कब कोरोना का केस री इन्फेक्शन के जुमरे में आता है और अब तक पाकिस्तान में लैब्स के रिजल्ट्स में फ़र्क क्यों आ रहा है। लिहाजली पेशे के एतबार से सहाफ़ी हैं। काम की नौयत ऐसी है कि तकारीब और मजमे के बीच जाना ही पड़ता है। जून से अब तक ये 2 मरतबा कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अगरचे मेरा टेस्ट इस वक्त नेगेटिव आया है, लेकिन अभी तक वजूद में जो सुस्ती होती है, जो स्टेमिना होता है, मुंह का जायका बिल्कुल नहीं है, स्टेमिना बिल्कुल नहीं, बाद का तो मुझे उठने में भी तकलीफ होती है। कोरोना वायरस एक से ज़्यादा मरतबा लाहक होने के केसेस कई मुल्कों में सामने आ चुके हैं। अगर 4 से 6 महीने बाद किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और साथ में उसको अलामात भी हों और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ के जो दूसरे इशारे हैं, यानी उसके घर में या उसके कॉन्टैक्ट्स में किसी का पॉजिटिव होना या उससे किसी कॉन्टैक्ट का पॉजिटिव होना, तो ये कंफर्म करता है कि ये री इन्फेक्शन है। मगर डॉक्टर यासिर के मुताबिक मुख्तसर अरसे में किसी मरीज़ का टेस्ट मस्बत से मनफी और फिर मस्बत वाक़ होना री इन्फेक्शन के ज़िम्रे में नहीं आता, बल्कि इसे पहले इन्फेक्शन का हिस्सा ही माना जाता है, क्योंकि वायरस की कम सतह के बायस टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए थोड़े वक्फे से मुख्तलिफ लैब से कराए गए टेस्टों के नताइज भी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होते हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की इस लेबॉर्ट्री में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 3000 मरीज़ों के टेस्ट किए जाते हैं। हुकाम का कहना है कि हिफाजती तदाबीर पर कम अमल दरामद उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि दूसरी लहर के दौरान केसेस में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कम से कम 55,000 केसेस सामने आ चुके हैं। 1500 से ज़्यादा अफराद कोविड-19 के सबब मौत के मुंह में जा चुके हैं, जिनमें से कम 50 का ताल्लुक तिब के शोबे से था। मास्क तो जी अगर एक दिन की बात हो तो हम पहन लेते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नया मास्क ख़रीदना, और सिर्फ मास्क की बात भी नहीं है, सैनिटाइज़र की हद तक बात है, और भी जितनी भी लवाज़िमात है, ये मेरे ख्याल में फ़ॉलो करना मुमकिन नहीं है। पेशावर में तो कोरोना है ही नहीं, ज़्यादा मास्क पहनने से भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, सांस की बीमारियाँ शुरू हो गई हैं और बस पहनते हैं जब कोई बैंक वगैरह जाते हैं तो मना करते हैं, उस वक्त पहनते हैं, वैसे नहीं पहनते। ताहम माहिरीन का कहना है कि कोरोना की वबा की पहली लहर के मुकाबले में अब उनकी तैयारी बेहतर है। हमने ऑक्सीजन की सप्लाई, बाकी बेड्स की जो और ट्रेनिंग लिहाजा और ये PPEs वगैरह जो है ये हमने पहले से ज़्यादा तैयार किए हुए हैं, लेकिन लोगों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो पहले खौफ था, ज़्यादा एहतियात करते थे, अभी हम देख रहे हैं कि उसके मुकाबले में लोग कम एहतियात कर रहे हैं। कोरोना के बारे में अफवाहों और गलतफहमियों के अलावा मुख्तलिफ लैब से मिलने वाले मुतज़ाद नताइज भी अबहाम की वजह हैं। डॉक्टर यासिर के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की मशीनों और किट्स के इस्तेमाल की वजह से 2 लेबॉर्ट्रियों के नताइज अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए अलामात और एहतियाती तदाबीर को संजीदगी से लेना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सर्द मौसम में, जब मौसम की शिद्दत से बचने के लिए अक्सर लोग अपना ज़्यादा वक्त घरों और दूसरे बंद माहौल में गुजारते हैं। एक ऐसी सूरत हाल जो मुतअद्दिद बीमारियों के फैलने में मावन साबित हो सकती है। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। अमेरिका जहां कोविड-19 के केसेस की तादाद 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और अमवात 3,38,000 से ज़्यादा हैं, वैक्सीन की फराहमी के अमल पर तनकीद भी की जा रही है। ट्रंप इंतजामिया का गोल था कि दिसंबर के आखिर तक 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज मिल जाएगा, मगर अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 20 लाख से कुछ ज़्यादा ही अफराद को वैक्सीन लग सकी है। सदर ट्रंप ने इसके लिए रियासतों को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना वायरस लाहक होने के बाद भी क्यों वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, इसके लिए हम बात करेंगे फेफड़ों के अमराज के माहिर डॉक्टर राशिद नय्यर से, जो रियासत वर्जीनिया से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब खुद भी कोरोना से लड़ने वाले मरीजों का इलाज करते करते कोरोना वायरस का शिकार हो गए, बट फॉर्चुनेटली उससे रिकवर भी कर गए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आमतौर पर सोचा जाता है कि अगर एक दफ़ा कोविड-19 लाहक हो गया तो जिस्म में मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आपने वैक्सीन लेने का फ़ैसला क्यों किया?
اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ کرونا ہو جائے، جو آپ کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں پیشنٹ کی، وہ جو جتنا بھی ڈیٹا اب تک سامنے آیا وہ 3 سے 4 مہینے بعد ان کی تعداد جو اینٹی باڈی کی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ کے ری انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی کیسز نظر آ رہے ہیں جن کو ری انفیکشن ہوا. اسی لیے اینٹی باڈیز لگانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو ٹائٹر ڈیولپ ہوگا وہ کافی لانگ لاسٹنگ ہے. تو یہ بتائیے، اگر ویکسین لیتے وقت آلریڈی جسم میں کووڈ-19 کے جراثیم موجود ہیں تو پھر کیا ویکسین بیمار ہونے سے بچا سکتی ہے؟ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ویکسین انٹروڈیوس ہوگی باڈی میں. پہلا ابھی جو نئی 2 ویکسینز آئی ہیں، مڈرنا کی یا اس کی فائزر کی، اس میں 1 سے 2 ڈوز کے درمیان تقریباً 21 ڈیز کا ڈفرینس ہے. اس میں اگر آپ نے ویکسین لی ہے اور باڈی کے اندر آلریڈی کورونا کے وائرس ہے تو چانسز ہیں آپ کو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے اور سمٹمز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. دیر از نو گارنٹی کہ پہلی ویکسین کے بعد آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا. اور ویکسین لگنے کے بعد کیا ایک شخص دوسروں کو پھر بھی کووڈ-19 کے جراثیم پاس آن کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں تحقیق تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جاری ہے، لیکن آپ کا علم اور تجربہ کیا بتاتا ہے؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن. ایکچولی بالکل ٹرانسفر کر سکتا ہے. ہوتا یہ کہ جب آپ ویکسین لے لیتے ہیں تو اگر آپ کا ایکسپوجر ہوا کورونا وائرس کا پیشنٹ کا، تو آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز ہیں، آپ کو سمٹمز ڈیولپ نہیں ہوں گی، لیکن آپ کیریئر بن سکتے ہیں. آپ اس وائرس کو لے کے کسی اور کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو ایون ویکسین لگانے کے بعد یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک ضروری ہے. کیونکہ اگر میں فرض کریں اگر مجھے ویکسین لگی ہوئی ہے، میں ہاسپٹل میں پیشنٹ دیکھتا ہوں، میں وائرس کیری کر کے اپنے گھر لا کے اپنے 20 بچوں کو دے سکتا ہوں انفیکشن. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ اس کے بعد بھی آپ احتیاط کریں. آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈیزیز نہیں ہوگی. اچھا، آخر میں یہ بتاتے جائیے کہ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے. ویکسین بنانے والی کمپنیز کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ مسلسل تحقیق کر رہی ہیں. ایسے میں ویکسین کیوں لی جائے؟ دیکھیں، دس از آفٹر سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ ماسک، دس از دا بیسٹ تھنگ وی ہیو. اگر ویکسین آپ نہیں لیں گے تو امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، اور یہ جو لائف سٹائل ہے ہمارا آج کل، یہ چلتا رہے گا. ویکسین کے بعد جو ہمارے پاس لمیٹڈ ڈیٹا ہے، کیونکہ ایک ویکسین ڈیولپ ہونے میں یوزلی 4 سے 5 سال لگتے ہیں. یہ ویکسین 1 سال کے اندر آئی ہے. تو جو بھی لمیٹڈ ڈیٹا ہے وہ شو کر رہا ہے کہ ویکسین آلموسٹ 95% افیکٹو ہے. تو یہ بہت ضروری کہ ہم ویکسین لیں تاکہ جو ہماری پرانا لائف سٹائل ہے اس کی طرف واپس آئیں. 70 سے 80% لوگوں کو دنیا کے جب یہ ویکسین لگ جائے گی تو ہماری لائف سٹائل جو ہے نارملائزیشن کی طرف آئے گا. اسی لیے یہ ویکسین لینا بہت ضروری ہے. اور جب تک ویکسین نہیں لیتے، ماسک کا استعمال کرتے رہیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ہاتھ بھی دھوتے رہیں، اور تجاویز جو مشاورت جو CDC کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین لینے کے بعد بھی یہ تمام احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پہ عمل جاری رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نیر آپ کے وقت کا. کورونا وائرس کی نئی شکلیں پاکستان میں بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ ویکسین آنے میں ابھی وقت ہے. اپڈیٹس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. سرمد کھوسر پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ پانے والے ڈائریکٹر اور اداکار ہیں. پاکستان میں تخلیقی کام کے لیے اس وقت کتنی سپیس ہے، اس پر ان سے گفتگو. پروگرام میں آگے چل کر پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی، جہاں اس سال صحافیوں کی گرفتاریوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں 1200 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کورونا وائرس کے تباہ کن اثرات، نسلی مساوات کے لیے ملک گیر مظاہرے، اور پھر امریکہ میں صدارتی انتخابات صحافیوں کے لیے ایک مصروف اور مشکل سال تھا. پریس فریڈم فاؤنڈیشن اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق ان خبروں کی رپورٹنگ کے دوران امریکہ میں صحافیوں کی گرفتاری یا نظر بندی کے 120 واقعات پیش آئے. کم از کم 268 صحافیوں پر حملے ہوئے اور آزادی صحافت کی پامالیوں کے 1000 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے گئے. تو آزادی صحافت پہ نظر رکھنے والے ادارے امریکہ میں صورتحال کو تشویشناک قرار دے رہے ہیں اور اسے باقی دنیا کے لیے ایک منفی پیغام. نیلوفر مغل کی رپورٹ. آزادی صحافت کے لیے سرگرم تنظیموں نے امریکہ میں اس سال مظاہروں یا صدارتی انتخابات کی کوریج کے دوران غیر معمولی تعداد میں صحافیوں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے.
इनमें से कई सहाफ़ी अभी भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists. दीगर वाक़यात के मुकाबले में एहतजाजी मुज़ाहिरों की कवरेज सहाफ़ियों के लिए हमेशा नाक़ाबिल यकीन हद तक ख़तरनाक रही है। हकीकत में इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब 25 मई को मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड का इंतकाल हुआ। 26 मई तक कौमी सतह के मुज़ाहिरे कवर करने वाले एक सहाफ़ी पर पहला हमला और 29 मई तक एक सहाफ़ी की पहली गिरफ्तारी हो चुकी थी। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट से वाबस्ता कोर्टनी रेच का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से न सिर्फ यहाँ अमरीका में काम करने वाले सहाफ़ियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक इंतहाई मनफी सिग्नल जाता है। हमने गुज़श्ता 2 इंतज़ामिया के दौरान देखा है कि दहशतगर्दी या इमिग्रेशन जैसे हसास अमूर की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है। सरहदों पर उनकी निगरानी की जाती है और उनके आलात की तलाशी ली जाती है। तो ये एक तशवीश रही है और यकीनन अदम एतमाद का बयानिया जो गुज़श्ता कई सालों से व्हाइट हाउस से आ रहा है, इसकी वजह से भी प्रेस के लिए एक मुखालिफाना माहौल पैदा हुआ है। और जैसा कि अब हर कोई एक आलमी वबा के माहौल में काम कर रहा है, हमें ये भी समझना होगा कि सहाफ़ी बहुत ज्यादा दबाव में है। वो नए तरीकों से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ खासा कसीर जहती माहौल है, इतना खराब नहीं जैसा कुछ जगहों पर है, लेकिन यकीनन ये उससे बदतर है जैसा हम दुनिया की अहम तरीन जमहूरी कुव्वतों में से एक में तवक्को कर सकते हैं। It really is a disgrace. सदर ट्रंप को अपनी मुद्दत सदारत में ये शिकायत रही कि बाज़ मीडिया नेटवर्क्स उनके खिलाफ मनगढ़ंत खबरें शाया करते हैं। बहुत से मौक़ों पर उन्होंने खबरों को फेक न्यूज़ कहा। इस साल भी उनकी ट्वीट्स कुछ ऐसी ही थी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इस साल ट्रंप इंतज़ामिया के मीडिया के साथ रवैये पर खबर रसा इदारे रॉयटर्स को एक बयान में कहा कि कोई दूसरी इंतज़ामिया ट्रंप इंतज़ामिया जैसी शफाफ नहीं रही और हम तवक्को करते हैं कि तमाम खबरें मुनसिफाना और दुरुस्त हों। ये सदर झूठ पर आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने नई बाइडेन इंतजामिया के लिए कुछ तजावीज़ पेश की हैं कि किस तरह अमरीकी प्रेस की आज़ादी और क़यादत को बहाल किया जा सकता है। इनमें सबसे अहम पहली मुद्दत में प्रेस की आज़ादी के लिए एक खसूसी नुमाइंदे को मुतय्यन किया जाएगा। इसके साथ साथ महकमा ख़ारजा की तामीर नौ और इस्तेहकाम के लिए काम किया जाए ताकि पूरी दुनिया में प्रेस की आज़ादी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ में ये अपना तारीख़ी किरदार अदा करता रहे। हमने ये भी सिफारिश की है कि सदर बाइडन इफ्तिताही तकरीब के बाद आज़ादी सहाफ़त पर एक बड़ी तकरीर करें ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि सहाफ़त और प्रेस की आज़ादी जमहूरियत में क्या किरदार अदा करते हैं और इसकी अमरीका में क्या अहमियत है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि नई इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी कि यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया और इससे वाबस्ता वॉइस ऑफ अमेरिका समेत दीगर इदारों की सहाफ़ती आज़ादी और साख भी बरकरार रहे। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान में तख्लीकी काम करने वाले अपनी बात अपने अंदाज से कहने के लिए कितने आज़ाद हैं। सरमद खूसट इसका बहुत करीब से तजर्बा कर चुके हैं। मंटो की ज़िंदगी पर बनाई गई उनकी फ़िल्म ने उन्हें आलमी सतह पर शोहरत दिलाई और उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। लेकिन उनकी फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा कुछ ऐसे तनाज़ात का शिकार हुई कि अब तक पाकिस्तान में रिलीज़ मुअत्तल है। हमारी साथी नुक़बत मलिक ने सरमद खूसट से फ़न तख्लीक और सेंसरशिप की कशमकश पर बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या ऑस्कर के लिए पाकिस्तान से मुंतखब होने पर ज़िंदगी तमाशा की रिलीज़ का इम्कान बढ़ा है या नहीं। जिंदगी तमाशा बनी। फिल्म लगने के लिए तैयार थी है। ऑस्कर की वजह से मुझे नहीं पता कि वो लगने के चांसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, बट दीगर अवामिल अपनी जगह पे थे हैं। आई डोंट नो कि सिर्फ कोई फिल्म हमारी ऑस्कर के लिए सबमिशन है अगर, तो उसके बाद लोग कहेंगे ओ इसको अब लगा देते हैं और सारा जो भी वो उसके साथ मसाइल थे उनके वो ख़त्म हो जाएंगे। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट वुड बी वेरी नाइव ऑफ मी टू थिंक लाइक दैट। कितने बिना प्यार मिले। पाकिस्तान में आपकी ये फिल्म 2 बार सेंसर हुई और उसके बावजूद रिलीज नहीं हो सकी। पाकिस्तान में सेंसरशिप की सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? मेरी जनरेशन के लोग जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग सी जर्नी गुजार कर आए हैं, हमें सेंसरशिप का बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हमें सिर्फ उस सेंसरशिप का नहीं पता जो बाहर से होती है, हमें उस सेंसरशिप का भी पता है जो हमारे अंदर एक चिप लग गई है। हम मतलब उस तरह काफ़ी हौसले वाले और बुलंद हौसले वाले बड़े दिल वाले लोग हैं, लेकिन हम एक छोटा मुल्क हैं। एक इस साइज़ के मुल्क के अंदर सबसे पहले 3 सेंसर बोर्ड्स का होना मेरे लिए एक थोड़ी सी मतलब बात कुछ
लॉजिक समझ नहीं आती मुझे। कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस नहीं है? मेरी वीडियो तू बनाई सी? हाँ। आपके कुछ पिछले इंटरव्यूज देखे तो उसमें आपने कहा है कि मेरा पहले भी बहुत सारा काम है जो सेंसर हो चुका है, जिसके ऊपर एतराज़ भी आए हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी तमाशा एक ऐसी फिल्म आपने बनाई जो अभी तक रिलीज़ ही नहीं हो सकी है। तो मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में तख्लीक के लिए ख़ुद को कितना आज़ाद महसूस करते हैं? मेरे लिए सेंसर और ये खासतौर पे बैन वाला एक्सपीरियंस ये बिल्कुल नया था, ये बिल्कुल नया था, मगर ये उस nth डिग्री का है या था, आई होप सो, कि यस, आई मीन आपके तख्लीकी इजहार को मतलब कोई दबाए तो इट्स आई मीन आई डोंट नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई आपका सांस बंद करना शुरू कर दे, राइट? या फिर आप सोच के सांस लेना शुरू कर दें, मतलब आई डोंट नो, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तो ऐसे नहीं होता। तो वही कि जब आप उसमें फियर और डाउट डालना शुरू कर देंगे तो इट डज फील एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक। आई मीन यही कहूँगा कि घुटन है, बहुत घुटन का एहसास होता है। अभी आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अब टीवी स्क्रीन से हटके नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और ऐसे में जो है वो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है पाकिस्तान में आते आते वो ब्लॉक हो जाता है। मैं मिसाल दूंगी, चुड़ैल्स अभी हाल ही में एक सीरीज़ आई और वो बैन की गई। तो पूछने का मकसद ये है कि ऐसे में पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं या तख्लीक़कार हैं वो इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? जो भी चीज़ www के ऊपर होती है वो तो मतलब वर्ल्ड वाइड होती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी एक रीजनल पॉलिसी या रेगुलेशन का उस पे इतना इन्फ्लुएंस हो सके। आई मीन दैट किल्स द होल आइडिया ऑफ the globalization or that connection between the whole wide world, you know. तो वो अगर होना शुरू हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें को बहुत मतलब ऐसी कोई मुस्बत नहीं नजर आती। पाकिस्तान की बात करते हैं कि मुल्क में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से किस किस्म के सेंसर के रूल्स होने चाहिए? I mean, I might sound like, you know, sort of a loser, but मैं तो ये कहता हूँ क्लैरिटी से बता दें भाई, मतलब एक दफ़ा बता दें, और उन लोगों को तो बता दें। मतलब बहुत से वही कि मतलब वो खाना पूरी के इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं या डिस्कशंस हो रहे होते हैं बहुत सी सतहों पे कि अच्छा भाई हम आर्ट को, फन को, फनकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई जो वो काम करने वाले उनको भी बता देना कि ये 20 चीज़ें हैं, ये 200 चीज़ें हैं, ये 2000 चीज़ें हैं जो नहीं करनी या करनी है, फिर उसमें रह के करें। ये जो पूरी एम्बिग्विटी है कि एक पॉइंट एक तरफ आपको नजर आता है ओ बहुत सा ऐसा कुछ है जो आपकी मेन स्ट्रीम सिनेमा में, आपके थिएटर में, आपके टीवी में शदीद गैर जिम्मेदारी के साथ चल रहा है, बन रहा है, और फिर एकदम आपको किसी एक ऐसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है जो बहुत रिडिकुलस लगना शुरू हो जाती है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो इस किस्म के जो एक नई शक्ल है ये डिजिटल मीडिया ने जो प्रेजेंट की है ड्रामा के हवाले से या फिल्म के हवाले से, एक नई शक्ल है। तो पाकिस्तान के जो तख्लीक़कार हैं या फिल्म मेकर्स हैं वो इस नई शक्ल को किस हद तक समझ पाए हैं और कितना संजीदगी से ले रहे हैं? अभी मिजाज समझने में मेरा ख्याल है वक्त लगेगा, लेकिन वही बात है जब एक काम की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग जिन जिन लोगों के पास है वो ट्राई कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही आती है कि अब आपको अटेंशन लोगों की किस तरह से ग्रैब करनी है, किस तरह से एंगेज करना है, वहाँ आपकी क्राफ्ट आपको करने से ही समझ आएगी। नुकबत मलिक ने सरमद खूसर से और भी बहुत से सवाल किए, तो तफसीली गुफ्तगू देखने के लिए आइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे हम मुकम्मल इंटरव्यू आपके लिए पोस्ट करेंगे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आपको इसके हिस्से मिलेंगे। हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।